ये जो स्क्रीन पर आप रेडियो का सर्किट डायग्राम देख रहे हैं, ये विश्व के सबसे पहले आए रेडियोज़ में से एक और सबसे महत्वपूर्ण रेडियो में से एक क्रिस्टल रेडियो का सर्किट डायग्राम है। और असल में कहिए तो एक आज का रेडियो भी इसी डायग्राम से समझा जा सकता है। संभवतः इस चैनल का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो बन रहा है, जिसमें हम ये समझेंगे कि ये क्रिस्टल रेडियो या इन जनरल रेडियो क्या है और कैसे काम करता है। और साथ ही एक बहुत बड़े प्रश्न का उत्तर भी जानेंगे हम कि भारत का रेडियो के बनने से, रेडियो का आविष्कार होने से क्या लेना देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों नमस्कार। पिछला ही वीडियो आया था कि क्रिस्टल रेडियो में जो शुरुआती रेडियो था उसमें न बैटरी थी न स्पीकर, तो वो चलता कैसे था। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और उसमें मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं क्रिस्टल रेडियो पर एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, तो आज मैं उस वीडियो को लेकर उपस्थित हूँ। साथियों, आज के वीडियो में हम जानेंगे क्रिस्टल रेडियो का ऐसा नाम क्यों है, क्रिस्टल रेडियो में क्रिस्टल क्या है, दूसरा ये काम कैसे करता है, या रेडियो इन जनरल कैसे काम करता है। जो मैंने आपको डायग्राम बनाया उसकी एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे, समय न गंवाते हुए। साथ ही हमें जानेंगे कि आज भी इसका नाम लोग चाव से क्यों लेते हैं, आज भी इसको बनाने का प्रयास क्यों करते हैं, जबकि इसको गायब हुए 100 वर्षों से ज़्यादा हो चुके हैं। तो इसका नाम क्रिस्टल रेडियो इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें एक क्रिस्टल डिटेक्टर होता है। क्रिस्टल क्या होता है ये हम थोड़ी देर में जानेंगे। ये क्रिस्टल डिटेक्टर जो है आज के समय रेडियो में डायोड जो करता है, एनवलप डिटेक्टर का काम यानी डीमॉड्यूलेशन का काम, वो करता था। तो जैसे मैंने बार बार बताया है, हम जो बोलते हैं रेडियो स्टेशन पर इस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल लेते हैं, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है तो उसको एक हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के ऊपर चढ़ाकर भेजते हैं, इसको मॉड्यूलेशन बोलते हैं। और रेडियो का काम होता है उस हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल से जो है ओरिजिनल सिग्नल को उतार लेना, उसको डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। तो क्रिस्टल करता था ये काम क्रिस्टल रेडियो में। ये क्रिस्टल क्या भला है? क्रिस्टल कोई भी एक ठोस होता है, कोई भी एक सॉलिड होता है, जिसमें जो उसके छोटे छोटे कण हैं, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, जो भी कोई इसके छोटे से छोटे कण हैं, वो एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट में एक दूसरे के साथ सटकर बैठते हैं और वो अरेंजमेंट रिपीट होती रहती है, सेम पैटर्न बार बार रिपीट होता रहता है। तो जो सबसे प्रमुख क्रिस्टल यूज किया गया उस क्रिस्टल रेडियो में वो था गैलीना। गैलीना असल में लेड सल्फाइड है, उसमें लेड धातु के एटम होते हैं, परमाणु होते हैं, और सल्फर के एटम होते हैं जो कि अधातु है। ये लेड सल्फाइड गैलीना जो है एक सेमीकंडक्टर का काम करता है और खासकर एक डायोड का काम करता है। और उस समय तक जो है, जब गैलीना के गुण जांचे गए थे शुरुआत में, उस समय तक डायोड की खोज नहीं हुई थी। तो सबसे पहला डायोड जो हमें पता था वो गैलीना या इसके टाइप के क्रिस्टल्स थे। प्योर गैलीना जो है वो किसी खास काम का नहीं होता, लेकिन अक्सर उसमें कॉपर या सिल्वर, तांबे या चांदी की मिलावट होती है, उसी के कारण वो हमारे काम का बनता है। अब आगे बढ़ने से पहले बता दूं आपको, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स, ये 3 भाग में हमने जिस भी किसी चीज़ में से हम करंट या इलेक्ट्रिसिटी गुजारने का प्रयास करते हैं उनको 3 भागों में बांटा है। कंडक्टर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को चलने में सहायक होते हैं, इंसुलेटर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के चलने में बिल्कुल भी सहायक नहीं होते, और जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो कुछ सहायता करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को चलने में। सन 1874 में कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन ने क्रिस्टल्स और उनके साथ यदि कंडक्टर की कोई पतली पिन लगाई गई हो, किसी मेटल की कोई पिन लगाई गई हो, उनकी एक खास बात की जानकारी जो है वो पूरी दुनिया के सामने प्रकाशित की, और वो था उनके रेक्टिफिकेशन के गुण। रेक्टिफिकेशन का अर्थ होता है एसी को डीसी में बदल देना। 2 प्रकार के करंट हैं, अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे चलते हैं और अल्टरनेटिंग करंट में इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करते हैं। सो कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन ने ये पता लगाया कि कुछ क्रिस्टल्स ऐसे हैं उनमें एक दिशा में करंट चल सकता है, यानी इधर करंट चलेगा तो इस साइड करंट नहीं चलेगा। और फिर जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस ने 1874 में किसी खास क्रिस्टल को जो है एक डिटेक्टर के रूप में, यानी कोई रेडियो सिग्नल आ रहा हो उसको डिटेक्ट कर लेगा, उसका पता लगा लेगा, इस रूप में क्रिस्टल का सबसे बड़ा गुण जो है विश्व के आगे रखा। इसी वजह से आगे रेडियो बन पाए। और फिर 1902 में ग्रीनलीफ, व्हिटियर, पिकर्ड
अमेरिका के इंजीनियर थे, उन्होंने इसी क्रिस्टल के डीमॉड्यूलेशन के गुण सामने रखे और उनको प्रैक्टिकल रूप में, इजी रूप में रेडियो के सर्किट में फिट करने की जो है वो विधा दुनिया के आगे रखी। और 1904 में डायोड का आविष्कार किया गया। ये डायोड क्या होता है ये जान लेना जरूरी है, क्योंकि हम जो आगे चलकर जो क्रिस्टल रेडियो का सर्किट देखेंगे या आज के रेडियो का सर्किट जो भी है उसमें डायोड एक बहुत ही काम का एलिमेंट है। एक संक्षिप्त सी जानकारी दे देता हूँ फटाफट। तो देखिए, दो अलग अलग टाइप के सेमीकंडक्टर जब एक साथ भिड़ा दिए जाएं, एक पी टाइप और एक एन टाइप, कभी भविष्य की वीडियो में हम जानेंगे पी टाइप एन टाइप क्या है, लेकिन अभी के लिए जान लीजिए कि कोई दो अलग अलग टाइप के पी टाइप एन टाइप के सेमीकंडक्टर अगर साथ लगा दिए जाएं तो एक डायोड बन जाता है। और डायोड का क्या गुण होता है, किसी एक दिशा में डीसी डायरेक्ट करंट को चलने देगा और किसी दूसरी दिशा में नहीं चलने देगा। वही गुण जो एक क्रिस्टल के खोजे गए थे, लेकिन क्रिस्टल से कहीं ज़्यादा बेहतरीन तरीके से डायोड काम कर सकता है और अपने इसी गुण के कारण जो है वो डीमॉड्यूलेशन कर देता है। ये भी हम आगे चलकर देखेंगे। बाद में 1906 में ट्रायोड को भी ढूंढ लिया गया और ट्रायोड ने काम किया एम्पलीफायर का। इस सब में मैंने पिछले वीडियो में जो है इस सब के बारे में आपको बता दिया था। साथ ही वहाँ एक जानकारी मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं दी थी, यहाँ दे देता हूँ। वहाँ मैंने आपको बोला था कि शुरुआती रेडियो क्रिस्टल रेडियो जब बना था तब तक ट्रायोड का आविष्कार ही नहीं हुआ था। ये सही नहीं है, ट्रायोड का आविष्कार तो हो गया था। क्रिस्टल रेडियो जो है 1920 तक काफ़ी प्रसिद्ध रहा था, ट्रायोड 1906 में ही बन गया था। किंतु ट्रायोड का प्रैक्टिकल स्वरूप जो कि रेडियो में यूज हो सके उसको आते आते जो है 1916 1918 ये समय लग गया था। इसलिए शुरुआती रेडियो में जो है आपको हेडफोन्स यूज करने पड़ते थे। और इससे पहले हम क्रिस्टल रेडियो के सर्किट को समझें और उसकी वजह से रेडियो की कार्यशैली जो है बहुत अच्छे से समझें, ये भी बता देना जरूरी है कि क्रिस्टल रेडियो मुख्यतः AM सिग्नल्स को ही पकड़ सकते हैं। हालांकि इसकी कुछ वेरिएशंस करके इसको FM या इवन शॉर्टवेव पकड़ने के लिए भी जो है कामयाब किया गया, लेकिन मुख्यतः मीडियम वेव को ही पकड़ता था ये। और क्यों ना अब चले हम इसके प्रैक्टिकल सर्किट पर, जिसके माध्यम से क्रिस्टल रेडियो को तो समझेंगे, एक रेडियो को भी समझ लेंगे हम। क्रिस्टल रेडियो में सबसे पहले आप ये जो देख रहे हैं ये एंटेना है, एक लॉन्ग वायर, और कभी कभी मुख्यतः सबसे अच्छे रूप में इन्वर्टेड एल टाइप, जिसके बारे में मैं फिर कभी बताऊंगा। एक लॉन्ग वायर एंटेना का काम करती थी जो यहाँ इस पॉइंट पर आकर जुड़ जाती थी। जैसा मैंने बार बार बताया है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो रेडियो स्टेशन ने छोड़ी होती हैं वो किसी वायर से टकराती हैं तो उसमें करंट पैदा हो जाता है, AC पैदा हो जाता है। बहुत ही छोटा सा करंट होता है वो। उस करंट को हमने इधर इस दिशा में सप्लाई कर दिया। यहाँ इस पॉइंट पर इसके सामने एक LC सर्किट है। इसको ऑसिलेटर भी बोल देते हैं, इसको रेजोनेंस सर्किट भी बोल देते हैं, ये फिल्टर भी है, ये ट्यून्ड सर्किट भी है, ये LC सर्किट भी है। इनमें L है एक इंडक्टर और C है एक कैपेसिटर। एक इंडक्टर कुछ नहीं होता, एक तार के ऐसे लपेटे मारे गए हैं जो कॉइल होती है वो। ये इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भविष्य में चलकर आएगा, कैपेसिटर पर भी और इंडक्टर पर भी। अभी के लिए मान लीजिए कि ये कितने लपेटे हैं इस पर इस सर्किट की बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। और साथ ही ये कैपेसिटर में कुछ नहीं होता, दो प्लेट हैं जो एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी पर एक दूसरे के पैरेलल में रखी गई हैं और एक तार इधर और एक तार इधर इन दोनों प्लेटों के से जुड़ी है। साथ ही ये तीर का निशान जो दिखा रखा है इसका मतलब है कि इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। असल में इन दोनों प्लेटों की दूरी हम घटा बढ़ा सकते हैं, उसी की वजह से इसकी कैपेसिटेंस चेंज हो जाती है। आज के रेडियो के बारे में मैं आपको बता दूं, जब आप आज के रेडियो को ट्यून कर रहे होते हैं, जब उसका ट्यूनर घुमा रहे होते हैं आप, तो एक प्रकार से जो है आप इन प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा घटा रहे होते हैं। ये जो LC सर्किट है, रेजोनेंस सर्किट है, इसका क्या कार्य है, इसकी एक जो कितने लपेटे मारे गए यहाँ और ये प्लेटें कितनी दूरी पर हैं, इन सब से इसकी एक प्रकार की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तय होती है, एक खास फ्रीक्वेंसी तय होती है। ऊपर से आ रही फ्रीक्वेंसी और इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो जाएं तो उस फ्रीक्वेंसी वाला करंट आगे जो है काफ़ी बढ़ाकर भेज दिया जाता है, और उस फ्रीक्वेंसी के अलावा किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी का जो करंट बना है वो सीधा ग्राउंड की तरफ भेज दिया जाता है, वो आगे डिटेक्टर पे जाएगा ही नहीं। तो इस प्रकार एक छोटे से ट्यूनर से इस कैपेसिटर के थ्रू रेडियो को ट्यून किया जाता था, और इस प्रकार प्लेटों की दूरी इस प्रकार तय की जाती थी कि पीछे से आ रहा स्टेशन और इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी उन दोनों फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती थी और डायोड के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग करंट पास होता था।
वैसे मोटे मोटे तौर पर मैं अभी बता सकता हूँ, इंडक्टर में से AC पास नहीं होता और कैपेसिटर में से DC पास नहीं होता। अब जो एक स्ट्रॉन्ग करंट किसी खास फ्रिक्वेंसी वाला हमने इधर डायोड की तरफ भेज दिया है, तो डायोड देखिए मैंने आपको बताया था DC के केस में वो एक तरफ से करंट आने देगा, दूसरी तरफ से करंट नहीं आने देगा। तो AC जो है उसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार वाइब्रेट हो रहे हैं, तो उनकी किसी एक साइड की वाइब्रेशंस को ये रोक देगा। एक प्रकार से इसने AC को DC में बदल दिया। क्रिस्टल रेडियो में यहाँ डायोड की जगह एक क्रिस्टल यूज होता था और साथ में एक बहुत ही पतली मेटल की तार जो है वो प्रयोग होती थी, जो कि क्रिस्टल के किसी एक पॉइंट पर रखी जाती थी। उसे कैट्स विस्पर वायर बोलते थे। जैसे बिल्ली की मूंछ के बहुत पतले बाल होते हैं, ऐसे बहुत पतली सी होती थी वो। उसके पतले से होने का ये कारण था कि जो ये क्रिस्टल का टुकड़ा होता था, इसकी सतह पर हर जगह जो है उस तार को भिड़ाने से ये एक प्रकार के डायोड का काम नहीं करता था। कोई खास जगह ही होती थी वहां, तो वो सेलेक्ट करके और एग्जैक्टली उस जगह टिकाया जाता था, जिससे ये डायोड का काम करता था क्रिस्टल और डीमोडुलेशन का काम करता था। तो इस प्रकार किसी खास फ्रिक्वेंसी से जो आया हुआ करंट था, जो आपके स्टेशन की फ्रिक्वेंसी है, वो AC की बजाय पहली बात तो DC में तब्दील हो चुका है इधर। और अब उसमें दो प्रकार की फ्रिक्वेंसीज हैं, हाई फ्रिक्वेंसीज जो कैरियर थी और लो फ्रिक्वेंसी जो आपका सिग्नल था। हाई फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो इस कैपेसिटर को इस तरह से बनाया गया है कि वो हाई फ्रिक्वेंसीज उनको ये बहुत ही कम रेजिस्टेंस देगा, वो इधर से होती हुई ग्राउंड में चली जाएंगी। केवल लो फ्रिक्वेंसीज थी, यानी जो रियल जो सिग्नल भेजा गया था वो इधर से आएगा और हेडफोन्स के थ्रू उसको साउंड में परिवर्तित करके आपको सुना दिया जाएगा। यहाँ ये भी बता दूं कि वो जो हेडफोन जो आपको क्रिस्टल रेडियो के लिए चाहिए या उस समय प्रयुक्त होते थे, वो आज के हेडफोन से काफ़ी अलग थे। आज के हेडफोन्स की इम्पीडेंस एक प्रकार से रेजिस्टेंस की एक टाइप ही समझ लीजिए आप अभी के लिए, वो 16 से लेकर 600 तक, फ्रॉम 16 to 600 होती है। लेकिन उस समय जो यहाँ हेडफोन प्रयुक्त किए जाते थे वो 2000 से लेकर 8000 ओम इम्पीडेंस के होते थे, हाई इम्पीडेंस के होते थे वो। ये इम्पीडेंस क्या बला है, रेजिस्टेंस क्या बला है, ये सभी जो है भविष्य के किसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस क्रिस्टल रेडियो को बनाना बहुत आसान था और जिनको ये क्रिस्टल प्राप्त नहीं होता था वो कोई पुराना जंग लगा ब्लेड या ऐसे कुछ दूसरे ऐसी चीज़ें यहाँ प्रयुक्त कर लेते थे, जिसके कोई खास ऐसे पॉइंट मिल जाते थे जहाँ पर किसी पतली वायर को रखने से वो डायोड का काम करने लग जाता था। जो कैट्स विस्पर वायर होती थी, पतली वायर होती थी, वो प्रायः फॉस्फर ब्रॉन्ज की होती थी। और अंत में उस प्रश्न का उत्तर कि आज भी इसे क्यों याद रखा जाता है, इसलिए क्योंकि देखिए कितना आसान है। 1 2 3 4 5 और 6, केवल 6 पुर्जों के माध्यम से हमने रेडियो को समझ लिया। इतना आसान है इससे रेडियो की वर्किंग को समझना, एक प्रैक्टिकल रेडियो खुद से बनाना, जिससे कॉन्फिडेंस भी आता है और सामान्य चीज़ों से इस रेडियो को बनाया जा सकता है। ऑफ कोर्स उसमें भी दिमाग चाहिए, उसके लिए भी मेहनत लगती है। और यदि ईश्वर ने चाहा और यदि मैंने कभी कोई अपना क्रिस्टल रेडियो बनाया या बनाने का प्रयास किया तो आपसे साझा अवश्य करूँगा। तो 1905-6 से प्रारंभ होकर और धीरे धीरे 1920 तक जो है इनका दबदबा रहा। हालांकि बनते तो उसके बाद भी रहे, लेकिन 1920 आते आते वैक्यूम ट्यूब, जिनको कि हम ट्यूब वाला रेडियो भी बोलते हैं, वॉल्व वाला रेडियो भी बोलते हैं, वो प्रसिद्ध हो गए थे। और सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर्स आ गए थे, जिनमें एक ऑसिलेटर सर्किट और एक मिक्सर सर्किट जो है वो एडिशनल होते हैं। इसके अलावा उनको फुल डिटेल में कभी और समझेंगे। सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर क्या होते हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अन्य अनेक उन वीडियोस का लिंक जो आपको इस वीडियो के साथ देखने चाहिए ताकि आप रेडियो को परफेक्टली समझ सकें, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा साथियों। नमस्कार।